इम्पैक्ट था या जो भी शॉर्ट में समझाने का था वो मैंने पिछले वीडियो में समझाया आपको, ठीक है? अब पढ़ते हैं बेटा कार्य सिद्धांत। सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत, क्या आखिर ये काम कैसे करती है? अब देखो बेटा, सबसे पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आप क्या बताओगे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बेटा इसको बोलना कि यह विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसमें बेटा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अच्छा, कैसे करती है सर बताते हैं। कार्य करती है। अब देखो बेटा, होता क्या है, अब कोई भी मशीन की तरह बेटा इसके अंदर भी बाहरी पार्ट क्या होता है? आपका स्टेटर होता है। बाहरी पार्ट क्या होगा बेटा? स्टेटर होगा। बहुत बढ़िया। और बेटा आंतरिक पार्ट क्या होगा? इसका रोटर होगा। बोलो, समझ में आया? बिल्कुल। अब ये मान लो एक मेरी सिंगल फेज मोटर है, ठीक है? और सिंगल फेज मोटर का मतलब बेटा इस स्टेटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग करोगे? प्राइमरी वाइंडिंग करोगे या एक फेज वाइंडिंग करोगे? करोगे? ये लो भैया, मैंने इसकी वाइंडिंग कर ली। अगर मैं यहाँ पर एक वाइंडिंग करता हूँ, ठीक है? अब देखना बेटा, तो दूसरी वाइंडिंग कहाँ होगी? अगर ये मेरा एक स्टेटर है, तो बेटा यहाँ पर मैं मान लेता हूँ स्टार्टर। अब देखो सिंगल फेज के अंदर मेरे पास कौन सी वाइंडिंग होती है? दो होती है बेटा, है ना? ध्यान रखना, इसके अंदर बेटा स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है? एक तो होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो स्टार्ट करने के लिए होती है। और बेटा एक क्या होती है आपके पास? मेन वाइंडिंग। क्या होती है? मेन वाइंडिंग। आराम से देखना बेटा, चीजें समझ में आ जाएंगे। वाइंडिंग। अब देखो बेटा, अब देखो स्टार्टर के अंदर ये मान लेता हूँ मेरी कौन सी है बेटा? स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है? अच्छा, या मैं मान लेता हूँ ये मेरी मेन वाइंडिंग है। तो ये कौन सी है? मेन वाइंडिंग, ठीक है? मेन वाइंडिंग। अच्छा, और हमें ये भी पता है बेटा, जो स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में कितना अंतर होता है? तो बोलना बेटा 90 डिग्री का दोनों में अंतर होता है। दोनों वाइंडिंग में क्या होता है बेटा? अंतर होता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल सर, 90 डिग्री का होता है। यानी कि बेटा यहाँ पर मेरी मेन है, तो यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग रही होगी, है ना? अब देखो यहाँ से आप किसी वाइंडिंग को डालोगे तार को, तो यहाँ से निकालने के लिए यहाँ नीचे होगा, है ना? हाँ। तो बेटा ये क्या है? ये मेन वाइंडिंग का पहला सिरा है। और बेटा ये क्या है? ये मेन वाइंडिंग का दूसरा सिरा है। अब आपको बताएंगे कि ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, डोंट वरी। हाँ, अब देखो बेटा, अगर ये पूरा स्टेटर है और स्टेटर के ऊपर ही क्या होती है बेटा? मेन और रनिंग दोनों। तो इससे जस्ट 90 डिग्री पर बेटा, इससे जस्ट 90 डिग्री पर ये क्या हो गई मेरी? तो आप कहोगे सर ये बन गई मेरी रनिंग वाइंडिंग। क्या बन गई? रनिंग वाइंडिंग, जिसको आप ऑक्सिलरी भी कहते हो। बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा, आराम से देखो, ये मेरी मेन है, ये मेरी रनिंग है, ठीक है? अब यहाँ से मैंने तार अंदर डाला है, मैंने इस मोटर के अंदर तार भरा है, तो जब भी अंदर जाता है तो निशान कैसा आता है? क्रॉस। जब भी अंदर जाता है तो बेटा निशान कैसा आता है? क्रॉस। अब देखो यहाँ से तार अंदर डाला है, यहाँ से धारा अंदर गई है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पहला सिरा है, यहाँ से धारा इन गई है, तो बेटा निकालूंगा कहाँ से? यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट। बोलो सही, ठीक है? हाँ। अब देखो आराम से इस फोटो को गौर से देखो बेटा, यहाँ से मान लो आपकी एक मोटर है। ओहो, ये आपकी एक मोटर है। ये कौन सी वाइंडिंग है बेटा? आपकी मेन वाइंडिंग। गौर से देखना बेटा। और ये क्या है? आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, है ना? अब इन दोनों के मध्य का अंतर कितना है? 90 डिग्री। बनाया है क्या 90 डिग्री? बिल्कुल सर, आपने 90 डिग्री का अंतर बनाया है। ये एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग होगी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये रनिंग फर्स्ट, और ये क्या है बेटा? ओहो, ये स्टार्टिंग फर्स्ट। और बेटा यहाँ से अंदर डालोगे और यहाँ से निकालोगे, तो ये क्या है? स्टार्टिंग सेकंड। स्टार्टिंग वाइंडिंग नंबर सेकंड। अब देखो इधर आओ बेटा, यहाँ से जो आपकी करंट जाएगी, यहाँ से जो करंट जा रही है बेटा, वही तो करंट इसमें और इसमें, यानी कि यहाँ से सेम करंट ही जा रही है। मानते हो? मानते हैं सर। और ये बीच में क्या है? रोटर है। देखो यहाँ से भी धारा गई और यहाँ से भी धारा आई। अब देखना गौर से, यहाँ से भी अंदर डालोगी, यहाँ से भी अंदर, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस। और यहाँ क्या है बेटा? डॉट आया। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब ये क्या है बेटा? धारा बता रहा है। ये क्या बता रहा है मुझे? धारा। अब सुनना बेटा, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, इसलिए बेटा मैग्नेट ढंग से पढ़ा करो। ये है क्रॉस, ये है डॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धारा अंदर है, अंदर जा रही है।
किससे जाएगी? तार से जाएगी। और बेटा इसका मतलब क्या है? धारा बाहर आ रही है, धारा बाहर आ रही है। ठीक है, अब देखना आराम से। अब कौन सा नियम लगाऊंगा बेटा? सीधे हाथ का नियम लगाऊंगा। कौन सा नियम? सीधे हाथ के नियम से। के नियम से क्या करूंगा बेटा? सीधे हाथ के नियम में मेरा अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा। मेरा अंगूठा क्या बताएगा बेटा? धारा की दिशा। यहां नहीं, यहां एक देता हूं। सीधे हाथ का नियम क्या है? ये है बेटा। इसमें अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा। धारा दिशा। और बेटा आपको घूमती हुई अंगुलियां क्या बताएगी? घूमती अंगुली। बेटा घूमती अंगुलियां बताएगी आपको चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताएगी बेटा? चुंबकीय क्षेत्र, है ना? अब देखना बेटा, यहां से ये धारा अंदर गई तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरफ है। हाँ, तो यानी कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना बेटा, उसकी डायरेक्शन देखो क्या है? हमेशा किस तरफ है? ये अंदर की तरफ गया है तो डायरेक्शन देखो क्या है? क्लॉकवाइज है, तो देखो क्लॉकवाइज। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस पे देखो बेटा, ये बाहर आ रहा है तो इसकी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा आया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया? अब इसको देखो बेटा, यहां से चुंबकीय क्षेत्र देखो तो ये बाहर है यानी कि क्लॉकवाइज। अच्छा, और बेटा यहाँ पे देखो तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा आ जाएगा? ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ तो कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, और ये क्या है बेटा? अंदर की तरफ तो यहाँ क्लॉकवाइज। ये क्या है? अंदर की तरफ तो ये क्या आ जाएगा? इस तरफ क्लॉकवाइज, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ देखो इस तरफ तो ये बाहर और ये अंदर। अब देखो बेटा इसको गौर से, अब आपको पता चलेगा ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है। देखो इसका बल यहाँ पर, इसका बल यहाँ पर, तो बेटा इन दोनों से टॉर्क कहाँ रहा है? यहाँ आया, बिल्कुल सही। अब देखो बेटा, अगर मान लो ये इस दिशा में है तो ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, यानी कि टॉर्क मेरा कंफ्यूज है बेटा, खुद ही देखो। यानी कि यहाँ पर भी टॉर्क जा सकता है और पीछे से भी टॉर्क आ सकता है। इसलिए बेटा मैं इसको अगर आगे यांत्रिक बल से घुमा दूं, यानी कि अगर यांत्रिक बल से बेटा मैं स्टेटर को घुमा दूं तो बेटा ये क्या करता है? उसी दिशा में चलने लगता है। तो बेटा यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि चाहे सर इधर देखो चाहे इधर देखो, बल की दिशा दोनों के अंदर प्रभावित हो रही है। इसका मतलब मेरा टॉर्क इधर भी लगता है और इधर भी लगता है, और बेटा इसी टॉर्क को क्या बोलता है? पल्सेटिंग टॉर्क बोला जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी, ये चालक कौन सा है बेटा? शॉर्ट सर्किटेड चालक है ना? ये आपको पता है ना, केज हमेशा शॉर्ट सर्किटेड होता है। हाँ, तो लिखना बेटा, अब सिद्धांत लिखो। यदि किसी शॉर्ट सर्किटेड चालक को, शॉर्ट सर्किट करना जरूरी है। अरे भैया शॉर्ट सर्किट नहीं करोगे तो धारा बहेगी कैसे, है ना? और धारा नहीं बहेगी तो उसमें ईएमएफ नहीं आएगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। यदि किसी शॉर्ट सर्किटेड चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, रखते हैं तो फ्लक्स के छेदन के द्वारा, ये सेम ईएमएफ उसी का है बेटा, थ्री फेज का ही सिद्धांत है। छेदन के द्वारा इसमें क्या उत्पन्न होता है बेटा? ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब यदि यह क्या है बेटा? शॉर्ट सर्किटेड है, शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें क्या बहेगी बेटा? धारा, क्योंकि धारा हमेशा शॉर्ट सर्किटेड में बहती है, तो इसमें धारा बहेगी, धारा बहेगी, बहेगी, जिससे जिससे बेटा क्या होगा? इन रोटर चालकों में, यानी कि इन जिससे चालकों में भी क्या होगा बेटा? स्वयं का, जिसमें चालकों में भी स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना? उत्पन्न होगा, तथा क्या होगा बेटा? तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा, तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा क्या होगा बेटा? रोटर गति करता है, रोटर गति करेगा। समझ में आया? हाँ, तो क्या समझ में आया बेटा? कि देखो सेम टू सेम सिद्धांत है बेटा, इधर भी बल लग रहा है, इधर भी लग रहा है। अब इस चालक को मैंने रख दिया तो चालक में क्या बनेगा? ईएमएफ बनेगा। अब ईएमएफ बनने के बाद जैसे ही बेटा ये शॉर्ट सर्किटेड है ना, यानी कि ये क्या है बेटा? शॉर्ट सर्किटेड चालक है, शॉर्ट सर्किट है,
अब जैसे ही शॉर्ट सर्किटेड है ना बेटा, तो इसके अंदर भी धारा बहेगी और धारा बहने से बेटा क्या होगा, मान लो इसके अंदर धारा बह रही है, तो बेटा इस रोटर का चालक जो है ना, इसके अंदर, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको? अब देखना बेटा, इसके बाद क्या होगा, सुनना। आपको क्या पता चला, ये मेरा स्टेटर है और स्टेटर के अंदर ऐसा है, और बेटा स्टेटर का फील्ड कैसा हो गया, अंदर की तरफ है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो बेटा यहाँ पर जो ये रोटर है ना, इस रोटर के अंदर भी क्या होगा, खुद का फील्ड होगा, और ये हमेशा बेटा लेंज के नियम के अनुसार विपरीत होगा। ये देखो बेटा, आगे इस चित्र को यहाँ देखो अच्छे से। आपको ये तो पता चल गया कि ये मेरा स्टेटर है ना? अब सारी चीजें नहीं बताऊंगा। ये स्टेटर है ना? और स्टेटर के अंदर बेटा ये अंदर वाला फील्ड है, और ये क्या है बेटा, बाहर वाला। ये बॉडी बना दो, ये बना दो स्टेटर, है ना? ये अंदर वाला फील्ड है, यहाँ से अंदर गई और यहाँ से क्या हो गया बेटा, बाहर की तरफ आई, बिल्कुल। और बीच के अंदर क्या बना हुआ है आपका रोटर, है ना? अब देखो इसका फील्ड कैसा आया बेटा, इस तरफ, है ना? अब और इसका फील्ड देखो कैसा होगा, इस तरफ, ठीक है। अब देखना आराम से देखो, यहाँ बेटा क्या है, रोटर के चालक लगे हुए हैं। रोटर के खुद के भी तो चालक होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अब देखो इस यहाँ क्रॉस है, तो बेटा रोटर में क्या उत्पन्न होगा, डॉट। क्यों? क्योंकि इसमें टॉर्क क्या आएगा बेटा, लेंज के नियम के अनुसार आएगा, ठीक है। अब देखो इसका डॉट है, तो यानी कि इस पे जो बल लगेगा ना बेटा, पीछे की तरफ लगेगा, हमेशा मुख्य के विरोध में लगेगा। और यहाँ पर देखो ये डॉट है, तो बेटा रोटर में क्या आया, ये रोटर है, तो रोटर में क्या है, क्रॉस आया, और क्रॉस का क्या होता है बेटा, हमेशा क्लॉकवाइज, यानी कि देखो इसके विरोध में, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, ये क्या है, यहाँ एक विरोधी टॉर्क लगता है, और बेटा ये टॉर्क जो होता है ना, यानी कि जो रोटर घूमता है वो लेंज के नियम के अनुसार घूमता है। अतः 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 रोटर पर लागू टॉर्क क्या होता है बेटा, विपरीत दिशा में बल की प्रकृति रखता है। विपरीत दिशा में क्या रखता है बेटा, बल की प्रकृति रखता है। अतः बेटा इसकी कार्यप्रणाली क्या है, अतः रोटर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पे, लेंज के नियमानुसार परिभाषित होती है। कार्य प्रणाली, कार्य सिद्धांत, तोड़ी है जब जाके बेटा इस पे टॉर्क लगा हुआ है। ये पूरा स्टेटर है, ये पूरा क्या है, स्टेटर है, और स्टेटर पे बेटा दो वाइंडिंग होगी ना, मेन और रनिंग, तब जाके दौड़ी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्योंकि एकल फेज वाइंडिंग में कैसा टॉर्क आता है बेटा, पल्सेटिंग प्रकार का टॉर्क आता है। क्योंकि एकल फेज वाइंडिंग में बेटा क्या होता है, वाइंडिंग में पल्सेटिंग टॉर्क होता है, और बेटा इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। अतः यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आपसे सिंपल है, यही पूछेगा कि बताओ रोटर की कार्यप्रणाली, तो लेंज का नियम, स्टेटर इसका सिद्धांत, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है, रनिंग और मेन, ठीक है। और उसमें पूछेगा बेटा इसमें कौन सा टॉर्क, तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये पल्सेटिंग प्रकार का टॉर्क होता है। बस ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बेटा आपको मोटर बनानी है, तो मोटर को प्रारंभ करने की कुछ विधियां होती है। क्यों? क्योंकि अब मोटर को चालू तो करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा मोटर को प्रारंभ करने की विधियां, यानी कि अपन को क्या करते हैं बेटा, इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, तो बेटा उसको प्रारंभ करने की विधियां। तो अगला टॉपिक क्या है बेटा, एकल फेज मोटर को प्रारंभ करने की विधियां। कौन सा है, एकल फेज प्रेरण मोटर को प्रारंभ करने की विधियां। एकल फेज प्रेरण मोटर को प्रारंभ करने की विधियां, प्रारंभ करने की विधियां, ठीक है। अब यहां से बेटा आपने जब आप करोगे, जैसे ये आपने ये रनिंग और ये मेन किया ना बेटा, रनिंग और मेन को अलग किया है ना, ये क्या चीज है, ये स्प्लिट फेज ही तो है, ये विधि है बेटा, है ना। तो लिखो बेटा, तो पहली कौन सी है, इसकी मुख्यतः बेटा कितनी विधियां होती है, 3। तो सिंगल फेज मोटर को प्रारंभ करने की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारंभ करने की बेटा कुल कितनी होती है, तो कुल 3 विधियां होती है, 3 विधियां होती है, ठीक है। कौन कौन सी, तो बेटा पहली कौन सी होती है, फेज स्प्लिट विधि। सर फेज स्प्लिट कौन सी, अरे भैया ये जो आपने तोड़ी है ना, यही है फेज स्प्लिट विधि, ठीक है। हाँ
इसके बिना मोटर चलती नहीं, समझा कैसे पाओगे, है ना? इसलिए। तो पहली कौन सी है बेटा? फेज स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या है? तोड़ना। फेज स्प्लिट विधि, ठीक है? बहुत सही। दूसरी विधि कौन सी है? देखो बेटा, दूसरी विधि कौन सी है? तो दूसरी होती है कैपेसिटर विधि, और बेटा यही सबसे अच्छी विधि भी कहलाती है, कैपेसिटर विधि। अपन क्या कर देंगे बेटा? किसी भी एक वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा देंगे जो कि उसके टॉर्क को बढ़ा देगा, ठीक है? कैपेसिटर विधि। और तीसरी विधि कौन सी होती है? तीसरी विधि कौन सी होती है आपकी? शेडिंग पोल विधि। कौन सी होती है? पोल की शेडिंग कर देते हैं, यानी कि अपन को भाई टॉर्क बनाना है कैसे ही करके, तो अपन क्या करते थे? एक तरफ के टॉर्क को थोड़ा सा काट के छोटा कर देते हैं, बताऊंगा मैं। तो तीसरी कौन सी होती है बेटा? शेडिंग पोल। बेटा आईटीआई के अनुसार यही है, ध्यान रखना, पोल विधि, ठीक है? ध्यान रखना। कितनी विधियां हैं बेटा? 3। कौन कौन सी? फेज स्प्लिट यानी कि फेज को तोड़कर, कैपेसिटर यानी कैपेसिटर को लगाकर, और क्या होगा बेटा? शेडिंग पोल विधि। कौन सी हो जाएगी बेटा? शेडिंग पोल विधि। चलिए, बहुत सही। तो अब पहली बात करते हैं बेटा फेज स्प्लिट विधि। वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ। तो पहला क्या है बेटा? फेज स्प्लिट विधि। तो सर आपने पहले क्यों बताया? नहीं तो बेटा मोटर को घुमाने के लिए समझाना तो पड़ेगा ना, इसलिए। तो पहला क्या है बेटा? फेज स्प्लिट विधि। फेज स्प्लिट विधि, ठीक है? सर स्प्लिट का मतलब क्या होता है? बेटा स्प्लिट का हिंदी में मतलब होता है तोड़ना। यानी कि इसमें क्या करते हैं बेटा? एक फेज को तोड़कर अपन क्या कर देते हैं? 2 फेज में परिवर्तित कर देते हैं। जो एक वाइंडिंग होते हैं ना, उसको मेन तथा रनिंग में बांट देते हैं, ठीक? बस ये है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले बेटा जैसे कि नाम से नहीं ज्ञात हो रहा है कि एकल फेज में बनने वाला फील्ड कैसा होता है? पल्सेटिंग होता है ना बेटा। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा? फेज को विभक्त कर देते हैं, क्योंकि एकल फेज कैसा बनाता है बेटा? स्पंदित, है ना? यानी कि पल्सेटिंग फील्ड बनाता है। अतः इस विधि में अतः इस विधि में क्या करते हैं बेटा? एक फेज को 2 भागों में तोड़ देते हैं। इस विधि में एक फेज वाइंडिंग को 2 भागों में तोड़ देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। जो आपका ये है ना, ये देखो, ये आपने बांटा है ना, एक बना दी मेन, एक बना दी स्टार्टिंग। ये एक ही फेज है दरअसल, इसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है? हाँ। इस विधि में एक फेज वाइंडिंग को 2 भागों में बांट देते हैं, विभक्त कर देते हैं, कर देते हैं, ठीक है? इसीलिए बेटा इसको कहा जाता है फेज स्प्लिट विधि। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा? फेज स्प्लिट कहा जाता है, ठीक है? अब मुझे बताओ, जो फेज वाइंडिंग रखोगे कहाँ रखोगे? स्टार्टर पे रखोगे? नहीं, स्टेटर पे। बिल्कुल सही, इसे स्टार्टर पे रखेंगे, ठीक है? बहुत सही। अब देखो बेटा, अतः एक वाइंडिंग इसमें क्या कहलाती है बेटा? स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी, और दूसरी रनिंग या मेन वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है? अब जो एक वाइंडिंग थी ना, इस वाइंडिंग को मैंने तोड़ के 2 भागों में बना दिया, ठीक है? यानी कि ये वाइंडिंग थी ना बेटा, इसको 1 डैश और 1 डबल डैश में तोड़ दिया, ठीक है? तोड़ दिया, ठीक है? अब बेटा आपकी एक वाइंडिंग क्या कहलाएगी? रनिंग या मेन वाइंडिंग, ठीक है? अब जो वाइंडिंग होगी ना मेरी, वो कितने भागों में टूट गई बेटा? 2 भागों में। एक क्या कहलाएगी? रनिंग, और बेटा इसे ही क्या बोला जाता है? मेन वाइंडिंग। क्या बोला जाता है? मेन वाइंडिंग, ठीक है? और एक क्या कहलाएगी बेटा? स्टार्टिंग, और इसे ही क्या बोलोगे बेटा? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग। बेटा ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सहायक, ठीक है? बहुत सही। ये 2 वाइंडिंग है, आराम से देखो इसको। अब सर ये दोनों वाइंडिंग जब मैंने तोड़ी है, तो मैंने इसको तोड़ के ऐसी मोटर बनाई, इसी को तो तोड़ के बनाया। तो बेटा इनको किस एंगल पे रखते हैं? 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री एंगल पर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है? तो लिखना बेटा, दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर रखा जाता है। दोनों वाइंडिंग को
को, ये सारे क्वेश्चन है बेटा, एक दूसरे से कितना 90 डिग्री पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि ताकि क्या बने बेटा, ताकि किसी भी तरह से घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो, ताकि किसी भी तरह से घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बने, क्योंकि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनेगा स्टेटर में तभी तो रोटर में जाएगा और रोटर को घुमाएगा, ताकि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र, अगले पेपर पे लिख देता हूं उसको, ताकि किसी भी तरह स्टेटर पर क्या बने बेटा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बने, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बने। समझ में आया? आएगा सर, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो आराम से। ठीक है, बहुत से। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा बेटा, एक स्टेटर पर क्या बनने लगेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण बेटा रोटर पर क्या होगा, घूर्णन होगा। समझ में आया? बहुत सही। तो बेटा इससे क्या होगा, स्टेटर पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और बेटा इसी विधि को एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखो इसमें कोई आपने कैपेसिटर लगाया बाहर से नहीं, इसमें कुछ नहीं लगाया, तो बेटा इसमें है क्या, रेजिस्टेंस ही तो है। बेटा इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है, तो इस मोटर को क्या बोला जाता है बेटा, रेजिस्टेंस स्टार्ट प्रेरण मोटर भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। फेज स्प्लिट मेथड को कौन सा बेटा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं किया, तो बेटा इसे ही क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस स्टार्ट, रेजिस्टेंस स्टार्ट, यानी कि रेजिस्टेंस की मदद से स्टार्ट प्रेरण मोटर कहा जाता है, मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब देखते हैं बेटा ये देखने में कैसी लगती है ना, ये मोटर देखने में कैसी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आप क्या बनाओगे, सिंगल फेज सप्लाई, है ना, क्यों, क्योंकि आप सिंगल फेज ही मोटर पर, ये देखो बेटा सिंगल फेज सप्लाई बना दी, ये वीएस लगा दिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला दो वाइंडिंग होगी और दोनों क्या होगी बेटा 90 डिग्री पे, तो मैंने 90 डिग्री पे वाइंडिंग कर दी। बहुत सही, दोनों वाइंडिंग कहाँ होगी बेटा, स्टेटर पे, तो ये स्टेटर बना दिया, है ना, लिखा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लिख दो बेटा मेन तथा रनिंग दोनों वाइंडिंग कहाँ होगी बेटा, दोनों कहाँ होंगी, दोनों स्टेटर पर ही होती है ना, स्टेटर पर होती है। वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, होती है। बोलो समझ में आया? अब देखो बेटा इस तरह का बनाया, बहुत सही। बीच के अंदर क्या बनाओगे बेटा, रोटर, और रोटर अपन को पता है 3 फेज का रोटर कैसा होता है, स्क्वायरल केज, और स्क्वायरल केज की सेकेंडरी क्या करते हो बेटा, शॉर्ट सर्किट, ताकि धारा बहे। ठीक है, तो बेटा इसके रोटर को तो आप वही बनाओगे केज प्रकार का रोटर, है ना, ये वाइंडिंग्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर इसकी वाइंडिंग बनाओ, बिल्कुल वाइंडिंग बनाएंगे। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, बिल्कुल 90 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अब बीच में गैप बना दो, इधर भी बीच में गैप बना दो। ठीक, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, दोनों वाइंडिंग्स बनाएंगे। एक वाइंडिंग बनाएंगे यहाँ पर, इसकी टर्न्स बना दो ज्यादा और इसकी टर्न्स बना दो कम। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा इसको मुझे प्रतिरोध को कम रखना है, यही तो मैंने पहले लेक्चर में यही तो समझाया था कि कैसे भी करके इसका प्रतिरोध कम रखूंगा ताकि मेन वाइंडिंग में ज्यादा करंट जाए। ठीक है, समझ गए, बहुत सही। अब देखो आराम से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। सर ये किस लिए होती है, केवल स्टार्ट करने के लिए वाइंडिंग होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर बाद में इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं बेटा, इसीलिए तो प्रतिरोध ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा दो, एक छोटा सा स्विच लगा दो, इसको क्या बोलोगे बेटा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सर इसको सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोलते हैं बेटा, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये वो स्विच है बेटा, जब मोटर 70 से 80% गति ले लेगी ना, फिर इसको हटा सकते हैं अपन। ठीक है, चलो ये कौन सी वाइंडिंग है सर, सर यही तो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग, जो पूरे ऑपरेशन के दौरान लगी रहेगी, मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या है सर, ये रोटर है बेटा, ये क्या है, रोटर। और कौन सा होता है, तो बोलना बेटा स्क्वायरल केज रोटर। सर सब में यही होता है, सब मोटर में यही होता है बेटा, स्क्वायरल केज रोटर, है ना। और सर सेकेंडरी हमेशा शॉर्ट सर्किट रहेगी, बिल्कुल बेटा हमेशा शॉर्ट सर्किट रहेगी। ठीक, बोलो कोई दिक्कत। यहां से बेटा आपने क्या दे दी, मेन सप्लाई दे दी, है ना। यहां से जो करंट जाएगी उसको क्या बोलोगे बेटा, आई एम। आई एम क्यों, क्योंकि ये मेन सप्लाई है, मेन वाइंडिंग में जाएगी। और यहाँ से क्या जाएगी बेटा, आई ऑक्सिलरी, यानी कि स्टार्टिंग, तो मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग। ठीक, हाँ, तो यहाँ से भी सर आप ये भी कह सकते हो कि मेरी जो आई सप्लाई है उसका मान क्या हो जाएगा बेटा, आई एस और आई एम के बराबर। अब देखना ये जो आई मेन होगा ना, अब ये बेटा क्या है, एसी है, तो बेटा इसका मान ऐसा आता है, ध्यान रखना, आई मेन का स्क्वायर प्लस आई स्टार्टिंग का स्क्वायर। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये एसी सप्लाई है, डीसी नहीं। ये क्या है बेटा, एसी सप्लाई। समझ में आया, ये क्या है, एसी सप्लाई। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा आराम से, अब एक एक करके बेटा अपन देखते हैं, है ना। और इस सेंट्रीफ्यूगल का स्विच का यूज क्या होता है, तो जब बेटा क्या होगा, इसके बारे में पूछा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच।
सेंट्री, फ्यूगल, स्विच। देखो, यदि आवश्यक हो, यदि आवश्यक हो तो 75 से 80%, 75 से 80% गति प्राप्त करने पर, गति प्राप्त करने पर इस स्विच के द्वारा, इस स्विच के द्वारा क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग वाइंडिंग हटाने की सुविधा होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग हटाने की सुविधा होती है। हटाने की क्या होती है बेटा, सुविधा होती है। सर इसको हटाया क्यों, इसको लगे रहने दो। अरे बेटा लगे रखोगे तो इसमें धारा जाती रहेगी, धारा जाएगी तो ड्रॉप होता रहेगा, है ना। सुविधा होती है ताकि अतिरिक्त खर्चा ना हो, ताकि क्या हो बेटा, अतिरिक्त खर्चा ना हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक बार चलने के बाद ये मस्त चलती रहेगी। समझ गए। अब बेटा अपन क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य अंतर देखते हैं कि आखिर रनिंग वाइंडिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सेम तो रख नहीं सकते, इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। तो बेटा अब पढ़ेंगे रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य अंतर, है ना। जल्दी से देखो। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा यहाँ लिखो क्रम संख्या। क्या लिखोगे, क्रम संख्या। फिर क्या लिखोगे बेटा, रनिंग वाइंडिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, वाइंडिंग। और यहाँ क्या लिखोगे बेटा, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब इनमें अंतर देखते हैं अपन, आराम से देखेंगे रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग में अंतर। ठीक है, पहला, सर रनिंग वाइंडिंग को और कुछ कहते हैं क्या, बिल्कुल और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रनिंग वाइंडिंग को कहा जाता है मेन वाइंडिंग। तो लिखना बेटा इसे मेन वाइंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, सर स्टार्टिंग वाइंडिंग को और कुछ कहते हैं क्या, सर इसे क्या कहा जाता है, इसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा जाता है। तो इसे इसे ऑक्सिलरी, है ना। इसके अलावा सहायक, क्योंकि सहायता ही तो देती है, सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। बोलो समझ में आया, आ गया, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ इसका प्रतिरोध ज्यादा रखोगे या इसका। देखो, अगर मान लो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो बेटा इसमें धारा कम जाएगी, ये चाहोगे क्या, आप तो यही चाहोगे ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें जाए। तो मेन वाइंडिंग का प्रतिरोध कैसा होगा, कम होगा। कैसा होगा बेटा, कम होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये रनिंग वाइंडिंग के अंदर जिसे मेन वाइंडिंग कहते हैं बेटा, इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, कम होता है ना, ताकि खपत कम हो। और बेटा प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस, इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रतिघात क्या होना चाहिए, अधिक। बताऊंगा अभी क्यों। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का आर कैसा रखोगे बेटा, अधिक, और एक्स क्या रखोगे बेटा, कम। ठीक है, यहाँ एक्स क्या होता है बेटा, एक्स होता है प्रतिघात, इंडक्टेंस, और बेटा आर क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आया, आ गया सर समझ में, बिल्कुल आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, खांचों की गहराई, इससे क्या करते हैं बेटा, जो आपकी ऊपर की तरफ क्या रखोगे भाई, इसको स्टेटर के ऊपर ही तो लगाओगे, स्टेटर के ऊपर। मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी वाइंडिंग रखोगे, जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखना बेटा, जो इसके खांचे है ना, उसको कम गहराई पे किसको भरी जाती है, स्टार्टिंग को। तो लिखना बेटा इस वाइंडिंग को, भाई स्लॉट में ही तो भरोगे ना, तो इस वाइंडिंग को स्लॉट में, इस वाइंडिंग को स्लॉट के, या खांचा लिखो ज्यादा सही रहेगा, इस वाइंडिंग को खांचों में क्या होता है बेटा, कम गहराई पर भरते हैं, कम गहराई पर भरते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ इसको क्या करोगे। तो ध्यान रखना बेटा, जो मेन होंगे ना उसको अधिक गहराई पर भरा जाता है, इसे खांचों में अधिक गहराई पर स्थापित किया जाता है। इसे खांचों यानी कि स्लॉट, इसे खांचों यानी कि स्लॉट में अधिक गहराई पर भरते हैं। बेटा एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, किसे कम गहराई पे स्टार्टिंग को, किसे अधिक पर, ये मेन को। बहुत बढ़िया। और क्या अंतर हो सकता है बेटा इनके अंदर, ध्यान रखना बेटा, इसमें मुझे प्रतिरोध ज्यादा रखना है। देखो आर बराबर क्या होता है बेटा, रो एल अपॉन ए होता है, बिल्कुल। जिसके अंदर प्रतिरोध ज्यादा है बेटा, उसकी टर्न भी ज्यादा होगी और वो उतनी पतली होगी। ठीक है, और जिसके अंदर बेटा मेरा प्रतिरोध कम है, यानी कि मेन के अंदर प्रतिरोध कम है, तो बेटा उसके अंदर देखो टर्नों की संख्या कम होगी और मोटाई ज्यादा होगी। यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये मोटी होगी और कम टर्न वाली होगी। यह मोटी तथा क्या होगी बेटा, कम टर्न वाली होगी, कम टर्न वाली वाइंडिंग है। ठीक है, और बेटा ये क्या है,
यह पतली तथा यह पतली तथा अधिक अधिक टर्न वाली क्या है, वाइंडिंग होती है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ धारा किस में ज्यादा जाएगी, धारा किस में आगे रहेगी, जल्दी बताओ। अब जब मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा था बेटा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तब मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, आपको याद हो तो, आपको याद हो तो बेटा मैंने एक चीज पढ़ाई थी। मैंने क्या पढ़ाया था उधर कि जहां पर भी मेरा x का मान ज्यादा होगा, जहां पर भी मेरा x का मान ज्यादा होगा वहीं मेरे z का मान भी ज्यादा होगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। और x का मान कम होगा तो बेटा इसका मतलब मेरा प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस भी कम होगा। बोलो समझ में आया? हाँ। तो इस वाइंडिंग के लिए मेरे z का मान क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि x का मान ज्यादा है ना? अब देखना आराम से। और इस वाइंडिंग के लिए टोटल प्रतिबाधा का मान क्या होगा बेटा, कम होगा। क्यों? क्योंकि x का मान भी कम है ना? ये z क्या है? ये प्रतिबाधा है। क्या है? प्रतिबाधा। बोलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब देखना, ये क्या है? प्रतिबाधा। अब देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब धारा कौन सी आगे रहेगी? जब इसकी वाइंडिंग करोगे ना तो बेटा धारा कौन सी आगे रहेगी, देखना आराम से। इसलिए बेसिक आराम से पढ़ा करो। तो देखो धारा क्या होती है, वोल्टेज तो दोनों में सेम है, वोल्टेज तो दोनों में सेम है ना भाई। ये देखो वोल्टेज तो जो यहाँ लग रहा है वही यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है? वोल्टेज तो दोनों में सेम है। तो देखो, तो धारा आई बराबर क्या होता है बेटा, V बटे में Z, है ना? हाँ। और यहाँ आई कौन सी है, ये आई है बेटा मेन, ठीक है? और यहाँ पर धारा क्या आएगी बेटा, स्टार्टिंग, यानी कि आई एस, यही लिखा है ना? हाँ, मेन और स्टार्टिंग। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, V बटे में Z। अब देखो बेटा Z का मान इसमें क्या है, कम, तो बेटा इसमें क्या है, धारा ज्यादा। तो स्टार्टिंग वाली धारा आगे रहती है कि नहीं? रहती है। और इधर देखो बेटा Z का मान क्या है, ये देखो अधिक, तो बेटा I का क्या है, Z। तो यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप फेजर डायग्राम बनाओगे ना तो देखना बेटा उसमें I का मान कम आता है और इसमें I का मान ज्यादा आता है, ठीक है? समझे? तो अब यहाँ से बनाएंगे बेटा एक फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे? फेजर आरेख। क्या बनाओगे बेटा? फेजर आरेख। अब आप सारी चीजें बेटा बेहद आसानी से जान पाओगे। अब मुझे बताओ आपकी मोटर कैसी होती है? सर हमारी मोटर होती है, ये मेरा वोल्टेज होता है और ये मेरी कौन सी वाइंडिंग होती है, ये मेरी मेन वाइंडिंग होती है। और ये कौन सी होती है, ये मेरी कौन सी वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और बेटा यहाँ पर होता है मेरा रोटर, ठीक है? हाँ। अब बेटा दोनों में वोल्टेज सेम है, तो मुझे बताओ ये दोनों वाइंडिंग आपस में क्या है, पैरेलल है कि नहीं? और बेटा समांतर में वोल्टेज बराबर होती है। तो बेटा चूंकि मेन तथा चूंकि मेन तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या है बेटा, लागू वोल्टेज क्या है बेटा, बराबर है। क्या है, लागू वोल्टेज बराबर है कि नहीं है? बराबर है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अतः जो मैं रेफरेंस लेता हूं वो किसको लूंगा, अतः रेफरेंस किसे लेंगे हम, अतः रेफरेंस किसे लेंगे बेटा, रेफरेंस वोल्टेज को लेते हैं, वोल्टता को लेते हैं, V को लेते हैं। आपसे कोई पूछेगा भाई फेजर डायग्राम के लिए रेफरेंस किसको लिया जाता है, जो सेम होती है ना? यानी कि वोल्टेज इसका और इसका, ठीक है? यहाँ पर जाने वाली धारा क्या है, IM, और यहाँ जाने, ओहो, यहाँ जाने वाली धारा कितनी है, IS, और यहाँ क्या है बेटा, IM। अब आप खुद ही बताओगे, देखना, डोंट वरी। तो ये ले लिया मैंने क्या, एक वोल्टेज का रेफरेंस, ठीक है? ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा सप्लाई वोल्टेज, ठीक है? हाँ। अब देखो सप्लाई वोल्टेज कहलाया, यानी कि ये क्या है बेटा, V। क्या है, V। अब मुझे बताओ, चाहे मेरी मेन वाइंडिंग है, चाहे मेरी रनिंग वाइंडिंग है, चाहे मेरी मेन वाइंडिंग है, चाहे मेरी रनिंग वाइंडिंग है, बेटा ये है क्या, ये मूल रूप से क्या है, ये मूल रूप से दोनों ही क्या है बेटा, कुंडली है। और कुंडली जब भी होती है तो बेटा कुंडली किसका नेचर होती है, ये होती है बेटा एल का, है ना? एल का। और एल के अंदर हमेशा बेटा क्या होता है, लैगिंग नेचर होता है। किसका लैगिंग, धारा का। किससे होती है बेटा, वोल्टेज से पीछे रहती है ना? पीछे रहती है। लेकिन ध्यान रखना बेटा इसके अंदर प्रतिरोध भी है, इसलिए एग्जैक्ट 90 नहीं रहेगी, ध्यान रखना। समझ में आया? तो बेटा लेकिन लैगिंग तो होगी क्योंकि कुंडली है। तो देखो आराम से, आराम से चलो। इसकी धारा ज्यादा है बेटा, स्टार्टिंग की धारा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका Z देखो। इसकी धारा देखो कम है, क्यों? क्योंकि इसका Z देखो। इसका मतलब आगे कौन सी धारा रहेगी, स्टार्टिंग धारा। तो मैंने यहाँ से बेटा, क्योंकि पीछे तो रहेगी, वोल्टेज से पीछे ही रहेगी, तो ये बना दी मैंने। अब देखो मैंने दो ये रेखा बनाई है। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग कौन सी होगी, मेन कौन सी होगी? तो देखो स्टार्टिंग कौन सी होगी बेटा, ये। क्यों? क्योंकि ये देखो स्टार्टिंग ज्यादा है ना। हाँ, और ज्यादा हमेशा क्या होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में आगे होती है, वही तो लीडिंग होती है। तो बेटा ये क्या बना दिया आपने, IS, यानी कि स्टार्टिंग धारा। बोलो समझ में आया? ये क्या है बेटा, स्टार्टिंग धारा, ठीक है? ये बना दिया रेफरेंस का 0। अब बताओ मेन धारा क्या होगी? तो आप यहां से कह सकते हैं बेटा ये होगी मेरी IM, यानी कि मेन धारा, मेन धारा।
ठीक है, ये पीछे रहेगी और आपको पता है बेटा कहाँ का टॉर्क काम आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा, टॉर्क कहाँ होगा, इसका और इसका। भई अपन I बराबर क्या लिखते हैं? भई ये करंट है और वो भी एसी की, तो I बराबर क्या होता है बेटा I स्क्वायर प्लस यानी कि I मेन प्लस I सेकेंडरी का यानी कि स्टार्टिंग का स्क्वायर। तो बेटा इसकी रिजल्टेंट धारा कहाँ आएगी? बीच के अंदर। समझ में आया? ये है बेटा मेरी कौन सी? सप्लाई धारा। ये क्या है? सप्लाई धारा। समझ में आया? इसलिए रटा मत करो बेटा कोई चीज़ को, मशीन रटने का विषय है ही नहीं। ठीक है? समझ गए? बहुत समझ गए। चलिए बहुत सही। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि बेटा ये जो एंगल होता है ना, कौन से स्प्लिट के लिए, रजिस्टर के लिए ये फिक्स होता है बेटा कितना होता है? लगभग 15 डिग्री होता है। ठीक है? और बेटा ये जो कोण होता है ना, अब पूछा जाता है बेटा कि जो स्प्लिट फेज मोटर होता है या रजिस्टर के लिए मेन सप्लाई वोल्टेज से सप्लाई धारा कितनी पीछे होती है? तो बेटा याद कर लो कितनी पीछे होगी? ये मान लगभग कितना होता है? ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि मेन वोल्टेज से जो सप्लाई करंट है वो 15 डिग्री होती है और बेटा जो मेन होती है वो होती है 45 डिग्री। तो बेटा इसमें धारा का मान लगभग 45 से 15 के बीच में रहेगा। तो बेटा ये याद हो गया, ये मान फिक्स होता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो चूंकि वोल्टा का परिमाण समान है इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, स्टार्टिंग आगे रहेगी वो मैंने बता ही दिया। अब बताओ ये चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई है कि देखो यहाँ स्टार्टिंग है, ये मेन है, देखो धारा किसकी ज्यादा है, स्टार्टिंग की ज्यादा है, मेन की कम है। बेटा ये चीजें जानना बेहद जरूरी है और ये बेटा आपका हो गया फेजर डायग्राम। अब अगले वीडियो में बेटा हम इसकी कार्य प्रणाली को समझेंगे, टॉर्क को समझेंगे। तो बेटा चीजें को आराम से धीरे धीरे समझो, चीजें बहुत अच्छी है और आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों धारा ज्यादा हुई, क्यों वोल्टेज ज्यादा हुआ, बस याद क्या रखना ये कि स्टार्टिंग कितना पीछे रहेगा, इसमें 15 डिग्री और इसमें 45। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।